डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी लोगों का। जल्दी आ जाएं भाई। हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और बेटा जी इसका पार्ट नंबर आज हम पढ़ेंगे 2। कौन सा पार्ट नंबर पढ़ने वाले हैं? पार्ट नंबर हम 2 पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ये थंबनेल बाय मिस्टेक कल वाला लग गया है। इसका एक क्लास हो चुकी थी। जल्दी आओ। हाँ जी, आ जाओ जल्दी। तो हम पढ़ रहे थे बेटा आपका स्थिर वैद्युतिकी, या फिर आप कह सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाँ, सर देखिए आप बोले थे क्लासेस नहीं आएगा। कैसा क्लासेस नहीं आएगा निधि पांडे? कमेंट नीचे कर दीजिए। देखिए कल मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था कि फ्रिक्शन क्या है और इंडक्शन क्या है, यानी बेटा जी घर्षण क्या है, कंडक्शन क्या है, प्रेरण क्या है। और यहां पर मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था, है ना। घर्षण यानी कि सर रगड़ना, कंडक्शन यानी कि बेटा जी क्या होता है, जल्दी से बताएं, चालन, और इंडक्शन यानी कि प्रेरण। तो बिना स्पर्श के ये बेटा प्रेरित आवेश विपरीत होते हैं, यहां पर सेम होते हैं, यहां पर अपोजिट होते हैं, प्रकृति है। तो ये सब मैं कल पढ़ा के जा चुका था। अब यहां पर थे हम कुछ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स स्पेशल पर, ठीक है। शुभम सिंह बेटा, जब मैं तुम्हें बायोलॉजी पढ़ा रहा था, जब तुम लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री की लग रही थी, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तब तुम्हें फिजिक्स की लग रही थी, अब मैं फिजिक्स पढ़ा चुका हूं तब तुम बायोलॉजी की रट लगा रहे हो। मैम कौन सी मैम पढ़ा रही, कहां पढ़ा रही हूं तुमको? कि मैम की क्लास लेनी भी जरूरी है क्या? यूट्यूब पर? तो यूट्यूब पर तो प्रैक्टिस सेशन के लिए लीजिए, कौन मना कर रहा है। पढ़ो। वैसे ही आज थोड़ा सा लेट है, जल्दी आ जाओ। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स स्पेशल है बेटा जी, यानी कि वर्क फंक्शन, कार्य फलन क्या है। कह द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सरफेस। किसी एक सतह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सबसे कम से कम जो ऊर्जा चाहिए उसको बेटा क्या कह रहे हैं, कार्यफलन कह रहे हैं, वर्क फंक्शन उसको कह रहे हैं। तो किसी भी सतह से, मान के चलिए ये कोई सतह है, इससे अगर आप चाहते हो कि एक इलेक्ट्रॉन को बेटा हम रिमूव कर दे, दूर भेज दें, तो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम जो ऊर्जा है उसको हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या है? कह रहा है यह सामग्रियों की एक सूची है। इट इज ए लिस्ट ऑफ मटेरियल्स अरेंज्ड इन सच ए वे दैट इफ एनी टू आर रब्ड, कोई दो को अगर रब किया जाएगा, दैट वन हायर इन द लिस्ट बिकम्स पॉजिटिव एंड द लोअर वन बिकम्स नेगेटिव। यानी यदि किन्हीं दो, तो यह सामग्रियों की एक सूची है जिसमें इस प्रकार बेटा व्यवस्थित किया जाता है कि यदि किन्हीं दो को रगड़ा जाए तो सूची में ऊपर वाली सामग्री पॉजिटिव हो जाती है और नीचे वाली सामग्री नेगेटिव हो जाती है। हालांकि इनसे आपका ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इन केस पूछ लेता तो ये बात याद रखेंगे। वाई डज ए कॉम्ब अट्रैक्ट पेपर? कंघी कागज को क्यों अट्रैक्ट करती है, आकर्षित क्यों करती है ना।
कह रहा कंघी घर्षण से बेटा आवेशित हो जाती है, रगड़ने से। जब यह कागज के पास आती है तो यह ध्रुवन यानी कि पोलराइजेशन के कारण कागज पर विपरीत आवेश प्रेरित करती है और उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये सारी चीजें कि कौन किसको आकर्षित करेगा, कौन नहीं करेगा, किसके अंदर बेटा जी पॉजिटिव रहेगा, किसके अंदर नेगेटिव रहेगा। जैसे कि देख लीजिए, वुलन क्लॉथ और बेटा एबोनाइट प्लास्टिक, वुल पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, रॉड पर नेगेटिव रहेगा। हेयर जो ड्राई हेयर है, सूखे बाल और कॉम, हेयर पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कॉम पर नेगेटिव रहेगा, इस तरीके से। ओके, अच्छा, हाँ तो बेटा वो टॉपिक आपके बाकी है, मिसलेनियस टॉपिक है, वो आप सभी लोग करेंगे, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक आप सभी लोग करेंगे, मैंने ही मैम को बोला है, क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है, फिजिक्स में समय लगेगा, समझ गए। हाँ तो आ जाओ बेटा, आपको दो दो तो टीचर मिल रहे हैं, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। कह रहा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, चालक और कुचालक। बेटा पदार्थों को उनकी विद्युत प्रवाहिता करने की क्षमता के आधार मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो चालक जो विद्युत को गुजरने देते हैं, एक कुचालक जो विद्युत को नहीं गुजरने देते हैं। तो वे पदार्थ जो अपने भीतर से विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उनको चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बेटा बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऐसे ही घूम रहे होते हैं, तभी तो विद्युत को प्रवाहित कर पाते हैं। एक छोर से दूसरे छोर पर बिजली चली जाती है, तो जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मेटल के अंदर सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन, मरकरी, सब धातु हैं, सब के सब क्या है बेटा जी, विद्युत के चालक है, कंडक्टर है। ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज, मानव और जानवर की बॉडी क्या विद्युत का प्रवाहित कर सकती है? जी सर। कह रहा आवर बॉडी इज ए गुड कंडक्टर, मेरे को भी बिजली पकड़ ले, दूसरी तरफ तो मैं कोई टच करके हटाने की कोशिश कर, उसको भी करंट आ जाएगा, तो हमारी बॉडी भी जो आवेश है उसको प्रवाहित कर सकती है और अच्छा चालक है। अर्थ, पृथ्वी, अर्थ इज ए ह्यूज कंडक्टर, बहुत बड़ी चालक बेटा। सोर्स अपॉन सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताया था मैंने, अर्थिंग हम कर रहे होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी तरल पदार्थ, लेकिन बेटा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसमें क्या बेटा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो वो अम्ल हो या क्षार हो, ठीक है। तो साल्ट वाटर, एसिड्स और बेसिस, नमक का घोल, या बेटा जी ग्रेफाइट। कह रहा है कि द ओनली नॉन मेटल्स दैट इज गुड कंडक्टर, ये सबको पता है, अकेली ऐसी अधातु है जो बेटा अच्छी चालक है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? आप बोलेंगे सर अधातु है, एकमात्र ऐसी अधातु जो अधातुओं से थोड़ा अलग गुण रखती है, क्योंकि अधातुओं की प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको बताया था मेटल एंड नॉन मेटल्स में। अधातुओं की प्रॉपर्टी है कि भैया जी वो क्या है, विद्युत की कुचालक होती है, जबकि ये विद्युत का चालन करती है। ग्रेफाइट जिसको बोलते हैं, मुलायम होती है, इसका प्रयोग इंडस्ट्रीज में लुब्रिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब रैंकिंग की बात कर ले, कौन सी धातु सबसे अच्छी चालक है, तो चांदी सबसे अच्छी चालक बताया था। चांदी के बाद नंबर आता है कॉपर का, फिर गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम, इस तरीके से। तो सबसे अच्छी चालक चांदी, महंगी है ना, इसलिए फिर हम क्या करते हैं, कॉपर का वायर यूज कर लेते हैं। गोल्ड भी होता है, गोल्ड महंगा, उसका उपयोग नहीं करते, हम एल्यूमिनियम के वायर का भी उपयोग कर लेते हैं क्योंकि ये सस्ता है। अब इंसुलेटर एंड डाई इलेक्ट्रिक, कुचालक और बेटा जी आपके परावैद्युत। कह रहा वे पदार्थ, परावैद्युत का मतलब जो विद्युत को परे ही रखते हैं, अपने से आर पार नहीं गुजरने देते, इनको हम इंसुलेटर कहते हैं, है ना। तो वे पदार्थ जो अपने भीतर से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, या आप कह सकते कुचालक, जैसे कि रबड़ हो गया, प्लास के पीछे प्लास्टिक लगी होती है, कुकर के ऊपर जो हैंडल रहता है ब्लैक कलर का, वो गर्म भी नहीं होता है, विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता है। क्या है बेटा जी, कारण क्या है? कह रहे दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा बच्चे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन परमाणु के साथ मजबूती से बंधे रहते हैं। इसमें क्या थे बेटा जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर में क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन बेटा जी जब बात करते हैं हम कुचालक की, तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था भाई, कोई भी पदार्थ है उसके अंदर ऊष्मा हो या विद्युत हो, कब गुजरती है, उनके अंदर वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, साउंड भी तभी गुजरती है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, मैं पास वाले को शेयर कर दूंगा, वो उससे पास वाले को, इससे पास वाले को, खुद नहीं जाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर,
इस तरीके से ऐसा होता है। ठीक है। कोमल दीक्षित, बेटा मेरे प्यारे बच्चों, क्या डिमांड्स कभी पूरी हो सकती हैं? आपको मुझसे बायोलॉजी पढ़ना था तो आप पहला वाला बैच खरीदते, है ना? पहले वाले बैच में बायोलॉजी मैंने कराई है ना? हाँ, जिस टाइम पर आपका सेकंड बैच लाया गया तो उस टाइम पर मैं मतलब उसी टाइम में बायोलॉजी पढ़ा रहा था, अभी बायोलॉजी पूरी नहीं हुई थी, तो मैं दोबारा से कैसे कर देता? जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो आपके पास जब हमारे पास ऑप्शन है टीचर के लिए, तो हमने मैम से करवा दी बायोलॉजी आपके बैच में। लेकिन आपके पास भी तो ऑप्शन है भाई, आपको लगता है कि मुझसे पढ़नी चाहिए तो आप भाई फर्स्ट वाला बैच ले लो, है ना? इसमें हमारी गलती नहीं है ना, आप लेट थे। अब आराम से पढ़ लो, इस बारे में कोई भी चर्चा मत करो, क्योंकि बात हो रही है यहां पर आपके सिलेबस को कंप्लीट करने की। तो पढ़ें आराम से। एग्जाम्पल क्या बेटा? कह रहा ग्लास, प्लास्टिक, रबर या एबोनाइट, ये सब क्या है सर? ये इंसुलेटर है, कुचालक है, विद्युत को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। प्योर वाटर, जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, ये भी इंसुलेटर बेटा, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ड्राई वुल, सूखा जो ऊन है, और पेपर सर, मिका एंड सर पोर्कलेन, अब्रक और चीनी मिट्टी जो है, अब्रक और चीनी मिट्टी। जी वेरी गुड शुभम सिंह। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम कह रहा है यह नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कूलाम्स लॉ कहते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। मान के चलिए दो स्टेशनरी पॉइंट है यहां पर, या कोई भी चीज है, दो है अपनी जगह पर स्थित है ना? तो इनके बीच में, तो यह नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की गणना करता है, या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। इसको काउंट करेगा, जो गणना करेगा कितना फोर्स रिपेल के मामले में लग रहा है, कितना फोर्स अट्रैक्शन के मामले में लग रहा है, उसको हम कूलाम लॉ कह रहे हैं, कूलाम का नियम कह रहे हैं। कह रहे व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इसको कहते हैं। ध्यान रखेंगे, या तो आप कह लो बेटा जी कूलाम का नियम, क्या लिखेंगे बेटा जी? कूलाम्स लॉ, या तो आप लिख दें बेटा कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ, या फिर आप क्या लिख देंगे बेटा? या फिर आप लिखेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको हम कहते हैं। तो कह रहे व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कह रहे हैं, एक बात ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट क्या है भाई? इन कूलाम लॉ एग्जैक्टली जो एक एग्जैक्ट लाइन है वो क्या है? कह रहा है दो बिंदु आवेशों, मैंने दो बिंदु आवेश बनाए थे, एक को ए मान लेते हैं प्यारे बच्चे, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, यानी बेटा आपसे बात की जा रही है फोर्स की। कैसा फोर्स बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में लगने वाला स्थिर विद्युत जो बल है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? कूलाम कह रहे हैं। कह रहा है दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो कूलाम लॉ है उसकी बात हो रही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी कि बेटा जी क्या कह रहा है? दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो बेटा इसका क्या आता है? परिमाण आता है। तो परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q1 को गुना कर देना Q2 से, उनके बीच की दूरी के वर्ग R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान के चलिए Q1 है और मान के चलिए Q2 है, कोई दो पॉइंट्स है। कह रहा बेटा इनका जो मैग्नीट्यूड है, जैसे कि मान के चलिए यहां पर क्या था? यहां पर बेटा जी 4 कूलाम है, यहां पर क्या बेटा जी? 4 कूलाम फोर्स है, और मान के चलिए यहां 5 कूलाम है। तो इनका तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 5 गुना 4 कर दो। कह रहे इनकी त्रिज्या, त्रिज्या जानते हो? इनके बीच के सेंटर का आधा, जिसको R कहेंगे, इस R के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है।
क्या है बेटा जी, आर के स्क्वायर के बेटा जी व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ जी, एक बार जल्दी से थम्स अप करें। अच्छा चलो इसका फॉर्मूला बताओ मेरे को, सभी लोग, सभी बच्चे इसका फॉर्मूला मेरे को बताएं, फिर मैं बताता हूं, जल्दी करो। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मैंने सारी चीजें तुम्हें बता दी, बोल दे। मैथमेटिकल फॉर्मूला की अगर बात कर दें तो यहां पर जाएंगे, एक पेज मैं खाली रख लेता हूं, इसको मिटा ही देते हैं, मैं पूरा ही बता देता हूं आपको। अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर हम देखें, क्या देखें बेटा जी, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या कोई बताएगा बेटा जी? इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या रहने वाला है, क्या कोई बच्चा मेरे को बताएगा? जल्दी बोले। एफ की बात की जा रही बेटा, किसकी सर? स्थिर विद्युत बल, फोर्स की बात की जा रही है। फोर्स का फॉर्मूला बताओ। Q1 इंटू Q2 अपॉन मार2। भाई मैंने बताया कोई चीज क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एफ को हमने यहां रखा। कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने क्या कर दिया सर, Q1 इंटू, एक क्यू ही लग रहा तुम्हें, Q1 इंटू Q2 भैया, ये तो अपॉन में क्या रहेगा बेटा जी, आर के स्क्वायर रहेगा, इसके बराबर रहेगा। भाई कोई चीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधा सामने रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपॉन में रहेगी। लेकिन बेटा इनके साथ यहां पर के भी रहता है। ये के क्या है बेटा, जल्दी से बताओ, यहां पर के क्या है? चलो बाकी सब तो ठीक था, ये के क्या है बेटा जी? कांस्टेंट है बेटा जी। के क्या है सर? कांस्टेंट है। के यहां पर क्या प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और इस के की वैल्यू कितनी रहती है, क्या कोई बताएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। ये बेटा जी इसके के की वैल्यू है। ओके, याद रखेंगे, जल्दी बताओ। आगे चलें, अब आ जाते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे भाई। एक है इनवर्स स्क्वायर लॉ। मैंने अभी आपको बताया कि बेटा इस कूलाम लॉ को ही तो हम क्या कह रहे थे प्यारे बच्चों, इस कूलाम लॉ को ही हम क्या कह रहे थे, किधर गया, ये रहा। इसी को तो हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कह रहे थे मेरे प्यारे लाल, इसी को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कह रहे थे ना, इसी को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कह रहे थे। इसलिए मैंने इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है, कह रहा यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए, डिस्टेंस डबल कर दी जाए तो बल 1/4 हो जाता है। यदि दूरी आधी कर दी जाए तो बल 4 गुना हो जाता है। ठीक है भाई, ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसी को कूलम लॉ भी कहते हैं। दूरी अगर दोगुनी कर दी जाए तो बल कितना हो जाता है, 1/4। दूरी आधी कर दी जाए तो बल 4 गुना हो जाता है। याद रखेंगे, जल्दी बताएं। ओके, ठीक है। सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल, ये दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस, उस पर बेटा काम करने वाला सेंट्रल फोर्स है। आगे चलते हैं, मीडियम इफेक्ट। मीडियम का मतलब होता है माध्यम का प्रभाव। भाई किस माध्यम पर यह बल लग रहा है, तो निर्वात की तुलना में, निर्वात यानी कि वैक्यूम, वैक्यूम की तुलना में, वैक्यूम यानी कि खालिस्तान, निर्वात यानी खालिस्तान, तो आप लिख सकते हैं खालिस्तान की तुलना में, खालिस्तान की तुलना में बेटा किसी माध्यम में रखे जाने पर आवेशों के बीच का बल घट जाता है। मान के चलिए दो आवेश यहां रखे हुए हैं, दो आवेश यहां रखे हुए हैं, और इसके आसपास का जो वातावरण है वो निर्वात है। निर्वात समझ रहे हो, खालिस्तान है, वो क्या है प्यारे बच्चों, निर्वात है। तो मान के चलिए यहां पर जितना भी फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर एक्स फोर्स लग रहा है, ठीक है,
इन्हीं पदार्थों को, इन्हीं दो चीजों को अगर आप हवा में रख दें, अगर इन्हीं दो चीजों को आप एयर के बीच में रख दें, हवा में रख दें, तो बेटा जो एक्स फोर्स है ना, ये जो एक्स फोर्स है ये कम हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा सर जी? कम हो जाएगा। सॉलिड में रख दें, लिक्विड में रख दें, कहीं भी रख देंगे तो निर्वात में ज्यादा रहेगा। कहने का मतलब ये है, निर्वात में कैसा रहेगा? ज्यादा रहने वाला है। ओके, हाँ। चलिएगा, अब इसका फॉर्मूला अगर बताना पड़े तो बेटा एफ मीडियम, मीडियम का मतलब होता है माध्यम, इज इक्वल्स टू एफ वैक्यूम अपॉन के। तो लिख दो बेटा, जो फोर्स है एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ वैक्यूम अपॉन में के। के आपको पता है सर कांस्टेंट है। के क्या कांस्टेंट है? निर्वात जिस कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देना, वैक्यूम यानी कि निर्वात है, तो निर्वात में कितना फोर्स है अपॉन में कांस्टेंट कितना, उससे भाग दे देंगे तो मीडियम का फोर्स निकल कर आ जाएगा। मीडियम बोले तो सर माध्यम, मीडियम बोले तो माध्यम। किसी को दिक्कत? जल्दी बोले। हाँ, इसको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा अगले चैप्टर पर, तभी बढ़ूंगा। अब भैया कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कह रहा है। सेमीकंडक्टर, देखिए एक तो मैंने कंडक्टर बताया, एक इंसुलेटर बताया, एक सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा जिनको अर्धचालक कहते हैं। यानी बेटा वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है। यानी कि कभी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इनमें बिजली प्रवाहित नहीं हो रही, कभी लगेगा कि अच्छी बिजली प्रवाहित हो रही है। तो जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बेटा यही जो है हमारे मोबाइल इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में जो बेटा है ना, टेक इंडस्ट्री में सिलिकॉन का इसीलिए महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि अगर इसमें पूरी तरीके से विद्युत प्रवाहित होगी तो मोबाइल को ब्लास्ट कर देगा। उतनी हो जाती है जितने से काम चल जाता है हमारा। अब है सुपर कंडक्टर, अति चालक, वे पदार्थ जो बहुत कम तापमान पर भी शून्य प्रतिरोध दिखाते हैं। समझ रहे हो? यानी कि इतने तगड़े चालक बेटा जी जिनको सुपर कंडक्टर कहा जाता है, जिन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, बेशक बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, उस पर भी बिजली अच्छे से गुजारते हैं अपने अंदर से, बिल्कुल भी प्रतिरोध देखने को नहीं मिलता, उनको सुपर कंडक्टर कहते हैं। अरे ये सारी चीजें मानव जो है हैंडमेड बनाता है, ठीक है। लिमिट ऑफ कूलाम लॉ, बेटा कूलाम लॉ की कोई एक लिमिट होगी बेटा, है ना, एक इसका नियतांक होगा, यानी कि एक जगह पर जाकर रुक जाएगा। तो कह रहा है कि भैया जी यह केवल बिंदु आवेशों और स्थिर आवेशों के लिए मान्य है, यानी कि उन आवेशों के लिए जो एक जगह है, जो बेटा जी एक जगह है। यह गतिमान आवेशों या बहुत बड़े आकार के आवेशित पिंडों पर लागू नहीं होता जो कम दूरी पर स्थित होते हैं। समझ गए? यानी कि कूलाम लॉ उन चीजों पर लागू नहीं होगा जो गतिमान है, जो चल रही है। कोई भी दो बॉडी या कोई भी एक बॉडी जो चल के आ रही है या फिर वो बहुत बड़ी है, उस पर बेटा ये लागू नहीं होता है। जो कम दूरी पर स्थित हो उन पर भी लागू नहीं होता है। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप इन सारी चीजों को देख भी सकते हो। जल्दी बताएं। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो सुपर कंडक्टर है, इस सुपर कंडक्टर का बेटा जी आप एग्जाम्पल बताएं। जल्दी बताएं बेटा, सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल बताओ, जल्दी बता दो। क्या रहेगा? वेरी गुड, निधि ने भी सवाल सेम पूछा है। बेटा जैसे
फर्स्ट डिस्कवर्ड तो बेटा लेड है, मैं लिख देता हूं। सुपर कंडक्टर जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड जो सबसे पहले बेटा जी खोजा गया वो क्या है? लेड। क्या है बेटा जी? लेड पीबी यानी सीसा जिसको बोल रहे होते हैं, ये क्या है? सुपर कंडक्टर है। हां, लेकिन कब रहता है? आप लिखेंगे 7.2 केल्विन पर, आप लिखेंगे सुपर कंडक्टर इतना डीप जाएगा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, एट 7.3 केल्विन। ओके, इसकी जगह एक और नाम लिख लेंगे, यानी कि एक और इसका एग्जांपल लिख लें, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नियोबियम, NIOBIUM, नियोबियम, जिसका सिंबल क्या है बेटा? NB। तो दो आपके सुपर कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। या फिर नियोबियम टाइटेनियम होता है, NBTI है, नियोबियम टाइटेनियम, NBTI, ये इसका सिंबल हो गया। ये सब सुपर कंडक्टर है। ओके, यानी कि ये बहुत कम टेम्परेचर पर बिजली को अच्छे से गुजारते हैं और थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध नहीं दिखाते हैं। ओके, आगे चलें। जो MRI मशीन्स वगैरह होती है ना बेटा, इनमें यूज में लिए जाते हैं, है ना। यूज्ड MRI मशीन्स जो होती हैं, MRI मशीन्स में ये इस्तेमाल में लिए जाते हैं। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कह रहा यह किसी वस्तु पर आवेश की बेटा उपस्थिति का पता लगाने के लिए और उसकी प्रकृति कि उस पर आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे सरल और संवेदनशील उपकरण है, जिसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो कोई वस्तु अगर आप उस पर यह पता लगाना चाहते हो कि इस पर चार्ज है भी या नहीं, और है तो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसा है, उसको निर्धारित करने के लिए, पता लगाने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे सरल और बेटा सबसे संवेदनशील, यानी कि काफी सेंसिटिव एक प्रकार का यंत्र है, हमारा उपकरण है, जिसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। कंस्ट्रक्शन, संरचना, ये बनता कैसे है? कह रहा इसमें कांच के जार में रबर स्टॉपर से होकर गुजरने वाली एक ऊर्ध्वाधर पीतल की छड़ होती है और छड़ के ऊपरी हिस्से पर पीतल की एक डिस्क या कुंडी होती है। इसकी बेटा अभी इमेज भी लगवाता हूं जिससे तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। इसे अभी बेटा इसकी इमेज भी लगवा रहा हूं, ठीक है। लगाना भूल गया था, मैंने भेजी तो थी टाइपिस्ट को, वो लगाने भूल गया है। तब तक आप समझते हैं, क्योंकि बिना इमेज के समझ नहीं आएगा। कह रहा है कि इसमें कांच के जार में रबर स्टॉपर से होकर गुजरने वाली एक ऊर्ध्वाधर पीतल की छड़ होती है। ऊर्ध्वाधर मतलब समझ रहे हो? कैसे बोलेंगे सर जल्दी? वर्टिकल ऐसे होता है, ठीक है, जैसे 90 डिग्री का एंगल होता है ये, तो ये वाली लाइन ये वर्टिकल है। तो इसमें क्या है बेटा जी? एक वर्टिकल रॉड है। क्या है बेटा? एक वर्टिकल रॉड है। तो कांच के जार में एक रबर स्टॉपर से होकर गुजरने वाली एक ऊर्ध्वाधर पीतल की छड़ होती है। छड़ के ऊपरी हिस्से पर पीतल की एक डिस्क या कुंडी होती है। छड़ जो है उसके ऊपरी हिस्से पर क्या रहेगी बेटा जी? पीतल की एक डिस्क रहेगी या कुंडी रहेगी। छड़ के निचले हिस्से में सोने की दो अत्यंत पतली पत्तियां होती हैं, इसलिए इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोला जा रहा है। तो सोने का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अत्यधिक आघात वर्धनीय है, पीट कर इसको पतला बनाया जा सकता है। तो बहुत पतला बनाया जा सकता है और एक अच्छा चालक है। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि अच्छे चालक के रूप में बेटा जी मैंने आपको 3-4 चीजें बताई थी। 3-4 चीजें कौन कौन सी? किधर गया? ये रहा। सिल्वर सबसे बेस्ट है, कॉपर है, गोल्ड है। अब आप कहोगे सर जब अच्छी चालक है तो सिल्वर क्यों नहीं लिया गया?
बेटा सिल्वर को ज्यादा पतला नहीं किया जा सकता। गोल्ड को पीट कर बेटा उसके अंदर तन्यता वाली शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए उसको ज्यादा पतली चादर बनाई जा सकती है। इसलिए गोल्ड गोल्ड इसको बेटा क्या बोल रहे थे, लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसी के माध्यम से बेटा गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। तो कह छड़ के निचले हिस्से में सोने की दो अत्यंत पतली पत्तियां होती हैं। सोने का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये काफी ज्यादा मलेबल है, आघात वर्धनीय है, पीट कर बेटा चादर बनाई जा सकती है और एक अच्छा चालक भी है। तो तीन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके बेटा जी निर्माण में। ठीक है भाई, तो अब इसका मैं आपको दिखा देता हूं। इसका प्यारे बच्चों आपको इमेज दिखा देता हूं मैं। ये देखो, ये एक प्रकार की बेटा आपकी इसकी संरचना है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आप इसको कह सकते हैं। इस तरीके से इसमें क्या रहेगा बेटा जी, तो बेटा यहां पर क्या है, पीतल की डिस्क है। मैंने बताया था ऊपरी कोने पर क्या रहने वाली है, पीतल की डिस्क है। ये ब्रास बोले तो पीतल, बेटा जी पीतल की डिस्क है। और ये एक रबड़ जो है, रबड़ में से गुजर के जा रही है नीचे गिलास के जार में है, और नीचे गोल्ड लीव्स है बेटा जी। देखो दो पत्तियां हैं, ये काफी ज्यादा मेलेबल है, यानी कि इनको काफी ज्यादा पतला किया गया है पीट पीट कर। वही चीज बेटा वही पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं। ओके, हाँ आगे आ जाओ। वर्किंग, अब ये कार्य कैसे करता है, जेकर जब कोई आवेशित वस्तु धातु की डिस्क को छूती है तो आवेश प्रवाहित होकर सोने की पतली पत्तियों तक पहुंच जाता है। चूंकि दोनों पत्तियां पर समान आवेश आ जाता है, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और बेटा फैल जाती हैं। जैसे कि मान के चलिए तुमने यहां से किसी आवेशित वस्तु ने इसको छुआ, तो वो यहां से निकलकर इधर की तरफ आएगा। अब मान के चलिए एक नली में से सामने दो नली छटी हुई है, तो भाई कोई भी चीज आएगी तो बराबर हिस्सों में बटेगी। अब जब ये दोनों बराबर हिस्सों पर सेम आवेश आएगा, तो सेम आवेश आएगा तो बेटा एक दूसरे से दूर भाग जाएंगी, है ना। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। यहां पर कह रहा चूंकि दोनों पत्तियों पर समान आवेश आ जाता है और वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती हैं। तो जब कोई आवेशित वस्तु धातु की डिस्क को छू रही है, कोई भी चार्ज्ड वस्तु हो सकती है, इस डिस्क को छूती है, तो बेटा आवेश इसमें से निकल के आता है और यहां दो समान हिस्सों में बढ़ जाता है और फिर एक दूसरे को पहले चिपकी हुई रहती हैं, जैसे आवेश आता है दूर फैल जाती है। तो ये बेटा जी आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आप इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखो भैया जी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसको हम कह देते हैं। देखेंगे भाई, जल्दी आओ। देखो जैसे बेटा हमने एबोनाइट रॉड यहां पर छोड़ी, एबोनाइट रॉड जो है एक प्रकार की बेटा अधातु थी, या फिर आप कहेंगे कुचालक थी। क्या थी बेटा जी, ये कुचालक थी। दिख रहा है ये वाला पेन नहीं दिख रहा, रेड कलर यूज करो, रेड कलर यूज कर लेता हूं। ये कैसी है बेटा, कुचालक है। ये कैसी है बेटा, कुचालक है, एबोनाइट। अब ये पीछे आपको बताया था एक प्रकार का इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, कुचालक है। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है भैया। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही इसको छुएगा नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा। अब नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाए, नेगेटिव यहां पर आ जाए। मैंने आपको बताया नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव होते तो चिपक जाते। इन्होंने एक दूसरे को रिपेल कर दिया, दूर भेज दिया। पहले जो नजदीक है देखो अब दो थोड़ा और दूर चले गए, है ना। पहले इस तरीके से थे, फिर ये दूर चले जाते। तो यही बात आपको बताई गई है। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा जी, सेकंड स्टेप में रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, एक दूसरे को धकेल रही हैं क्योंकि समान आवेश आ चुका है, समान आवेश आ चुका है। इज दैट क्लियर और नॉट। गोल्ड से ज्यादा क्या, एल्युमिनियम नहीं बेटा, विद्युत आवेश गोल्ड में ज्यादा रहेगा, एल्युमिनियम में कम रहेगा। ठीक है, हाँ।
आ जाओ बेटा अब अगले पॉइंट पर। अब डाइवर्जेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। पत्तियों का फैलाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आवेश की मात्रा से, यानी कि जितनी ज्यादा पत्तियां फैलेंगी आवेश उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है भाई, पत्तियों का फैलाव जितना अधिक होगा आवेश का परिमाण उतना ही अधिक होगा। भाई मेरे को करंट कम मारेगा तो मेरे को कम नुकसान होगा, करंट ज्यादा मारेगा तो मेरे को ज्यादा नुकसान होगा। तो जब आवेश ज्यादा जाएगा तो पत्तियां ज्यादा फैल जाएंगी। वही सेम चीज है, अगर हवा ज्यादा चलेगी तो भैया चुनरी ज्यादा उड़ जाएगी, हवा कम चलेगी तो पता लगा तुम खुद चुनरी को हवा करने लग रहे हो। समझ गए? इसका यूज कहां होता है? अरे देवी हाथ जोड़ रहा हूं तेरे सामने। अभी क्या बताया था तेरे को? पहले तो ये बता, अभी तेरे को ये बताया था कि भाई आवेश का पता लगाने के लिए किसी वस्तु पर कोई आवेश है या नहीं है, तो कौन सा आवेश है। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। अब जब ये एक दूसरे को बेटा रिपेल कर रही हैं तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि उस वस्तु पर कैसा आवेश है। बेटा जी, बेटा उस पर एक जैसा आवेश है, लाइक्स माइनस माइनस वाला है। 500 के सब्सक्राइबर पर पार्टी नहीं दोगे? चलो देखो आज तुम्हें रिवील करता हूं कुछ चीज। तुम कहोगे सर वाह तुम तो कमाल कर दिए। बेटा हमारे इंस्टीट्यूट में एक नई पहल शुरू हुई है ना, कि जो कोई भी टीचर अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलेगा, है ना। तो आप सभी लोगों के प्यार, आशीर्वाद और कहीं ना कहीं मेरी मेहनत और लगन, और आप सब लोग भी मुझे मोटिवेट करते कुछ नया करने के लिए। तो TWA का फर्स्ट बेस्ट टीचर जो अवार्ड है बेटा जी वो मेरे को मिला। दिखा दूं? दिखा दूं? ये मेरे को मिला है। चलो गैस करो इसमें कितने रुपए होंगे। चलो गैस करो इसमें कितने रुपए होंगे, जल्दी बताओ। वर्किंग बोले तो बेटा कार्य प्रणाली, है ना। तो जितना ज्यादा पत्ती फैलेंगी उतना ही ज्यादा आवेश का परिणाम होगा। अब एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग। तब तो सारे अवार्ड गार्गी मैम को जाने चाहिए। अरे भाई वो तो मालिक लोग है ना, गार्गी मैम अंकित सर तो चैनल के ऑनर है, वो खुद थोड़ी ना अवार्ड अपने पास रखेंगे, वो तो अपने स्टाफ के लोगों को देंगे। और तेरी कितने तगड़े तगड़े पैसे लिख दिए। 500 के पे सर 5000, 5100 सर 10,000, बस तुम यहीं 10,000 तक ही रह गए। अरे यार हल्के में ले रहे तुम TWA को। यहां तगड़े वाले अध्यापक पढ़ाते हैं। TWA फुल फॉर्म पता है तुम्हें? तगड़े वाले अध्यापक। TWA पर तगड़े वाले अध्यापक पढ़ाते हैं। हाँ, और दे ये भाई भी इधर आ जल्दी आ, क्लास में ही आ जा, सरवा मत। ये भाई भी है भैया जी, ये एक और आ ही नहीं रहा ऊपर। इसको टेक्निकल टीम जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें से मिला है ना। तेरा कहां पर्चा? तेरा रुपया कहां है? धरिया है? महिलाओं की तरह पहले पर्स में पैक कर दिए एक बार में ही। हाँ जी, तो बेटा इसमें ज्यादा रुपए ना है, मैं तुम्हारे सामने गिनता हूं। अरे बाप रे, मैंने गिने भी ना अभी तक तो। अरे भैया पूरे 11,000 रुपए। 21 नोट तो ये है, तो 500 ये रहे, ये पूरे 22 हो जाते हैं, है ना। हाँ चलिएगा। 50,000, अरे ना भाई। चलो देखो ऐसा है, अब इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मुझे तो मिला ही मिला है मोटिवेशन, बाकी और टीचर्स भी अब कोशिश करेंगे कि हम भी अच्छा करें, है ना। हाँ, और ऐसे ही हमारे नॉन टेक्निकल टेक्निकल टीम जो है, जिसको आप नॉन टीचिंग टीम कह सकते हैं, उन्हें भी एक बंदे को दिया गया है, सचिन भाई को। तो
वो भी थोड़ा मोटिवेट होंगे, है ना। चलिएगा, आ जाइए। अब ये पॉजिटिव चीज है हमारे लिए, है ना, हालांकि हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें पढ़ा रहे हैं। एटमॉस्फेरिक, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, जो बिजली तड़कती है ना, उसकी बात हो रही है। कह रहा आसमान में चमकने वाली बिजली, जिसको तड़ित या स्थिर विद्युत विसर्जन का एक विशाल रूप माना जाता है। मैसिव स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है बेटा जी। ये आसमान से डिस्चार्ज होती है और आपने देखा होगा जिस चीज पर पड़ती है उसको तहस नहस कर देती है। हाँ, आज तो पार्टी होगी। हाँ बेटा कर देंगे। और ये तगड़ा है भाई, कह रहा बस सर पेटीएम आईडी ये YBL करके भेज दीजिए और 100 रुपए पार्टी के लिए। शुभम, अरे तूने छोटी बात कर दी, तू यहीं आ, तुझे पार्टी क्या पार्टा देंगे। हैं अभी बेटा ये मैंने जेब में लपका रखे हैं, वरना ये ऑफिस वाले कर देते अब तक इनका काम। हाँ चलिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर और टीचर्स को मिलना चाहिए था। बेटा हाँ, आपकी बात सही है। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है। जब आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की तरफ जाते हो तो किसी एक को तो चुनना पड़ता है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी अवार्ड के लिए 2 लोग या 3 लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, 3 लायक हो सकते हैं, किसी एक को ही दिया जाएगा। हो सकता है अगली बार किसी दूसरे टीचर का नंबर हो। ठीक है, चलिए आ जाओ जल्दी से आगे। अब डिस्कवरी, खोज। इन 1752 बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट, बेटा उन्होंने अपने प्रसिद्ध पतंग प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया कि तड़ित बिजली जो है, जो जिसको बादलों से आने वाली बिजली कह रहे होते हैं, वो विद्युत का ही एक रूप है। मैकेनिज्म, प्रक्रिया क्या है? कह रहा गरज के साथ तूफान के दौरान हवा की धाराएं ऊपर की ओर और पानी की बूंदें नीचे की ओर चलती हैं। इस घर्षण के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। जब बादल गरजते हैं ना, जो तूफान के दौरान हवा की धाराएं तो बेटा ऊपर की तरफ जाती हैं, पानी की बूंद नीचे की तरफ आती हैं। तो एक चीज ऊपर जा रही है, दूसरी चीज नीचे आ रही है, ऐसे रगड़ हो रही है, इनमें रगड़ लग रही है। रगड़ लग रही है तो बेटा घर्षण हो रहा है। घर्षण हो रहा है तो आवेश बेटा जी अलग हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है। पृथक्करण का मतलब बेटा अलग होना। अलग होना किस चीज का अलग होना? आप बोलेंगे सर आवेश का अलग होना, चार्ज का अलग होना। तो चार्ज का अलग होना रगड़ लगने के दौरान, तूफान के दौरान जो हवा की धारा ऊपर की तरफ जा रही है और वो नीचे की तरफ आ रही है। अब धनावेश बादलों के ऊपरी किनारों पर जमा हो जाता है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। धनावेश बादलों के ऊपरी किनारों पर जमा हो जाता है। मान के चलिए ये बादल है, ये बेटा जी बादल है ना। वैसे मेरा नाम आकाश है, बादल आकाश के भी नीचे रहते हैं। और ये बेटा बिजली मतलब पानी है। ये क्या बेटा? पानी की बूंद है। ये पानी की बूंद है, पानी की बूंदे। ओके, तो इन्होंने क्या बोला भाई, जो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब है, कि धनावेश बादलों के ऊपरी किनारों पर चला जाता है। ये ऊपरी किनारा है, इसलिए मैंने तिरछा बनाया। ये ऊपरी किनारा है तो पॉजिटिव चार्ज तो यहां जाता है ऊपरी तरफ, और ऋणावेश निचले किनारों पर जमा हो जाते हैं। ऋणावेश बेटा जी यहां जमा हो जाता है। ठीक है, जब संचित आवेश बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि ये आवेश इकट्ठा होकर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हवा अब कुचालक के रूप में कार्य नहीं कर पाती। इसे बादलों के बीच या बादलों और पृथ्वी के बीच विद्युत विसर्जन को होता है। When the accumulation charge या accumulated charge becomes very high, यानी जब ये चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा होकर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो द एयर कैन नो लॉन्गर एक्ट एज इंसुलेटर। अब हवा के बस की ना है कि इनको कुचालक के रूप में रोक सके। अब तो ये धरती पर आएगा ही आएगा। दिस लीड्स टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, जिससे क्या है बिजली कड़कती है, या तो बादलों के बीच में या बादलों और पृथ्वी के बीच में। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? हाँ ओके, हाँ धन्यवाद, थैंक यू अर्चना चौधरी। आगे आओ। कर तीव्र गर्मी हवा को तेजी से फैलाती है, जिससे गर्जन नामक तेज हवा उत्पन्न होती है।
तो बेटा तीव्र गर्मी हवा को तेजी से फैलाती है, जिससे गर्जन नामक तेज आवाज उत्पन्न होती है। जो गर्मी होती है ना, वो क्या करती है, हवा को तेजी से फैलाती है, और तेजी से जब हवा फैलेगी तो कड़कड़ाहट की आवाज आती है। और मैंने आपको बताया था लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, साउंड की कम होती है, इसलिए बिजली हमें चमकती पहले दिख जाती है और उसकी जो आवाज है वो हमारे पास देरी से पहुंचती है। लाइटनिंग कंडक्टर, तड़ित चालक की बात कर लेते हैं। खैर आविष्कृत एक उपकरण है, यानी कि यह बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा बनाया गया था, जो ऊंची इमारतों को बिजली से होने वाले नुकसान से बचाता है। इट इज ए डिवाइस इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा आविष्कृत एक उपकरण है जिसको लाइटनिंग कंडक्टर कह रहे हैं। यानी बेटा एक यंत्र है जो ऊंची बिल्डिंग होती है ना, आपने देखा होगा ऊंची बिल्डिंग्स पे ज्यादातर ऐसे चौंच सी जरूर निकली रहती है। जब भी कभी बिजली पड़ती है तो इस पे टकराएगी और ये सीधा बिल्डिंग के बीच में से जमीन के नीचे जा रहा होता है। मान के चलिए ये किसी की बिल्डिंग है, तुम्हारे घर का ही मैं लगा लूं, बेटा ये तुम्हारा 4-5 मंजिला घर है, ये तुम्हारा 4-5 मंजिला घर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, हाँ, तो इसके बीच में एक ऐसे पूरा वायर टाइप रहता है, पूरा वायर टाइप, इसकी चौंच जो बाहर की तरफ निकाल दी जाती है। जब बिजली भैया ऊपर से नीचे पड़ती है, अब तुम्हारी बिल्डिंग पे मान लो पड़ने वाली है, तो सबसे पहले वो उसी हिस्से को तो टच करेगी जो सबसे ऊपर है, तो बिजली आएगी इस हिस्से को टच करेगी। बिजली बेटा जी मान के चलिए पिंक कलर से बिजली आई, इस हिस्से पे टच करेगी, तो बिल्डिंग के बीचों बीच से धरती के अंदर जा रहा होता है, अर्थ में जा रहा होता है। तो जितनी भी बिजली पड़ती है उसके अंदर जितना भी करंट है, जितना भी चार्ज आता है, वो पूरा इस रॉड से होते हुए नीचे जमीन में चला जाता है आपकी बिल्डिंग पर। आपकी बिल्डिंग के अंदर जितने भी उपकरण है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिजली जब अगर पड़ी भी तुम्हारे घर पर, तुम्हारी बिल्डिंग पर, तो चाहे कोई लोहे की चीज हो, चाहे कोई बैटरी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी को कुछ नहीं होगा। सबसे पहले बिजली सबसे ऊपरी हिस्से पर पड़ेगी, ऊपरी हिस्से पर ये सब लगा रहता है। ये पूरी बिल्डिंग के बीच में से पहले से ही प्लान किया जाता है। छोटे लोगों का तो ये चलो ठीक है, कभी बिजली पहली बात तो पड़ती ना है, पड़ेगी लाखों घर है उनमें से जरूर थोड़ी हमारे पे ही पड़े, और पड़ भी जाएगी तो हम जैसे लोगों के नॉर्मल घर होते हैं, तो हम तो क्या ही इतना अंडरग्राउंड खोद के इसको जो एक रॉड टाइप पूरा होता है, मेटल होती है एक प्रकार की, जो जमीन में छोड़ी जाती है। लेकिन बड़ी बिल्डिंगों के लिए हो जाता है भाई इतना पैसा लगता है तो इतना रिस्क क्यों लेना, किसी दिन बिजली पड़े। क्योंकि जब भी बिजली पड़ती है ना सबसे ऊपर वाली चीजों में पड़ती है। आपके घर से ऊंचा जिस किसी का होगा ना पास में, तो बिजली उस पर पड़ेगी, आपके घर पर नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जितनी भी ऊंची बिल्डिंग होती है वो ऐसा करती है। ठीक है, कह रहा यह बिजली को सुरक्षित रूप से जमीन तक पहुंचाने के लिए एक अल्प प्रतिरोध मार्ग प्रदान करता है। ऐसा रूट प्रदान करता है जो रेजिस्टेंट नहीं दिखाता, यानी बिजली आएगी और सीधा गोली की स्पीड से जमीन के नीचे। जबकि आपके घर पर अगर ये डिवाइस नहीं रहता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, लाइटनिंग कंडक्टर कह रहे हैं, तो बिजली आएगी आपके मान लो छत पे किसी भी धातु वाली चीज पे पड़ी, वो बिजली को पास नहीं होने देगा, बिजली में ताकत ज्यादा, वो उस चीज को भटका देगी। फिर क्या हो जाता है, आपके सारे वायर सर्किट पूरा सब घर जल जाता है, चीजें फूक जाती हैं। तो ये क्या करता है, बिजली को सीधा जमीन में भेज देता है। कह रहे एक मोटी तांबे की छड़ होती है बेटा जी, जिसके शीर्ष पर नुकीले सिरे होते हैं, मैंने बताया। निचला सिरा पृथ्वी की गहराई तक दबा दिया जाता है और नुकीले सिरों पर आवेश का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, अर्थिंग, ग्राउंडिंग, भूसंपर्कन जिसको कहते हैं। कह रहे किसी आवेशित वस्तु से अतिरिक्त आवेश को चालक के माध्यम से पृथ्वी के स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को भूसंकर्पण कहते हैं। यह मैंने पहले बताया कल की क्लास में। किसी आवेशित वस्तु से अगर हमें ज्यादा उसके अंदर अगर आवेश है, किसी आवेशित वस्तु से अतिरिक्त आवेश को चालक के माध्यम से पृथ्वी में भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा आवेश उसके अंदर रहेगा तो वस्तु भटक सकती है, यानी कि वो वस्तु खराब हो सकती है, वो हमारा विद्युत यंत्र खराब हो सकता है। तो जितने भी ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं बेटा, आप जाकर देखना वहां पर अर्थ के लिए एक वायर होता है। आपकी बिजली में भी एक वायर अर्थ का होता है, कि कभी ऐसा होता है कि फालतू बिजली आती है तो अर्थ का वायर उसको झेल लेता है। ठीक है, उसको आपकी दीवार में ही कहीं टच कर दिया जाता है, दीवार अर्थ का ही काम कर रही है। समझ गए? सेफ्टी, सुरक्षा। कह रहा इसका उपयोग इमारतों और उपकरणों में करंट के रिसाव के कारण लगने वाले विद्युत झटकों से बचने के लिए किया जाता है। मैंने बताया
इसका उपयोग इमारतों और उपकरणों में अगर करंट के रिसाव हो जाए, करंट अगर कहीं लीक हो जाए, कहीं तार जो है हमारे आपस में टच हो जाए, तो उसके कारण जो विद्युत का कोई झटका वगैरह ना लगे, हमारे यंत्र उपकरण खराब ना हो, तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो बाकी चीज समय हो चुका है, वरना फिर आपको ये लगेगा, या फिर कह सकते हैं अर्थिंग को कल दोबारा से समझा देंगे, अगले चैप्टर को शुरुआत कर देंगे, या इस क्वेश्चन के थोड़े क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन भी ले आऊंगा 3 मिनट में। मैं ये सब इतना जल्दी करवाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे इसको कल करें, अर्थिंग को, अर्थिंग वाले पॉइंट को बेटा कल करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अभी मेरी अगली क्लास का समय हो चुका है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, थैंक यू।